हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड अमाउंट में है और उनको जो हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को हम जो है उनको नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो आज जो है हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे जो है क्या क्या रीजन्स है जिनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। आज जो हम मेनली ध्यान देंगे कि जो कंजर्वेशन है, हम कैसे इन चीज़ों को, जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उनको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो लर्निंग सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब आप समझ ही चुके हो कि उनको प्रॉपर वे में यूज करना, मेंटेन करना, उनको प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना। तीन चीज़ें, मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली जो कंजर्वेशन में जब हम पढ़ते हैं तो मेनली हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन का हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है आपकी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करता है। तो नॉर्मली सिर्फ अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, जितने भी इकोसिस्टम होते हैं आपको सबको कंजर्व करना है। तो मेनली हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अभी पढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए मेनली जो है, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए एक टर्म आता है एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो है आप जो है नए जहाँ किसी पे जहाँ पे क्लियर लैंड होती है, जहाँ पे आपके प्लांट्स वगैरह को काट दिया गया है, वहाँ पे आप क्या करते हो, फिर से जो है नए ट्रीज लगाते हो। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जो भी ट्रीज वगैरह होती है उनको काटने से रोकना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी चीज़ को अगर मान लो कि अगर वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री जो है, अब वो तो बंद हो नहीं सकते, नॉर्मली पेपर का यूज तो होता ही है। तो अगर आप एक ट्रीज काटते हो ना, तो उसकी जगह पे आप 2 ट्रीज लगा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो ट्रीज का जो नंबर है वो बचा रहेगा, ठीक है। तो आने वाले कुछ सालों में वो फिर से ट्रीज बन जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए, हर किसी को जो प्रमोट करना चाहिए, जो है उनको जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि आप जो वन महोत्सव मनाओ, उनमें नए नए ट्रीज लगाओ। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि इवन जो है आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है आपका जो फॉरेस्ट का जो कवर है, मीन टोटल फॉरेस्ट का जो एरिया था वो 7,000 मिलियन हेक्टेयर से 1900 में जो है वो आपका 7,000 मिलियन हेक्टेयर था। उससे घटकर जो है आपके 20th सेंचुरी में जो है आपके एंड तक आते आते वो 2,370 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो समझिए कि कितना ज़्यादा जो है आपका फॉरेस्ट का एरिया जो है घट गया। इसके साथ साथ जो है अर्थ का जो फॉरेस्ट का जो 4/5 जो है उनको क्या कर दिया जाए, या तो पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है या उनको फ्रैगमेंट, छोटे छोटे पैसेज में क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। फ्रैगमेंट करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री बना दी, यहाँ पे आपने रहने का जगह बना दिया, यहाँ पे आपने पार्क वगैरह बना दिया, तो फॉरेस्ट जो है आपके इसी एरिया में रह गया, तो वो फ्रैगमेंटेड हो गए, टूट गए छोटे छोटे टुकड़ों में। और ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि आपके जो है 16 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट जो है हर साल क्या किए जा रहे हैं, क्लियर किए जा रहे हैं, उनको साफ किया जा रहा है। तो इनको कंजर्व कैसे किया जाए, तो 3 पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े। इसके बाद जो है आपका होता है कि कटिंग और अपरूटिंग ऑफ जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, आप जो है जो भी फॉरेस्ट का है उनको जो है पनिशेबल क्राइम कर देना चाहिए। उनको जो है ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि अगर कोई भी काटता है तो उन पर जो है फाइन लग सकता है या उनको जेल हो सकती है। इवन आपके जितने भी बैरन लैंड होते हैं जो वैसे बंजर पड़े हैं, उनमें जो है नए नए प्लांट्स लगाने चाहिए। फॉरेस्ट को जो है फायर से बचाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि फायर जो है, फॉरेस्ट फायर जो है, आपने एस्ट्रेलिया वगैरह जो वाला सुना था, उनमें जो है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर की वजह से जो है आपका बहुत ज़्यादा हैबिटेट का लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो है, वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब हुई थी। इसके साथ साथ जो वीड्स होते हैं जो खरपतवार नहीं होता जो आप ग्रो करते हो, उनके साथ साथ ऐसे ही उग जाते हैं वैसे घास, उन सबको, या जो भी डैमेज ट्रीज होते हैं या जो भी जिनमें बीमारी वगैरह हैं, जो डिजीज ट्री हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हटाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनिमल्स की ग्रेजिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज वगैरह होती है उनको पेस्टिसाइड या फंजीसाइड से सुटेबल, ये नहीं कि ज़्यादा केमिकल वाले होने चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से उनको हटाना चाहिए। नर्सरी जो है आपके इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि फॉरेस्ट के ट्री को ग्रो करती हैं। पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए।
आपके जो फॉरेस्ट लैंड को कभी भी जो है एग्रीकल्चर के लिए साफ़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए आप साफ़ कर रहे हो वो कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एनिमल्स को जो है अवेयर करना चाहिए, रेडियो के थ्रू, प्रचार के थ्रू, आपके टेलीविज़न के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हो आप उनको कर सकते हो। चेरापूंजी में आप जानते हो कि मेघालय में जो चेरापूंजी होता है वो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो वो एरिया है वहाँ पे आपके बहुत मतलब जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो कम हो गया है। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ कि वहाँ पे जो फॉरेस्टेशन को जो है फॉरेस्ट को जो है वहाँ पे क्लियर कर दिया गया, उनको फ्रेगमेंट कर दिया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। तो आपको पता है कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो रेनफॉल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेनफॉल की जो अमाउंट है वहाँ पे घट गया है। आपको चिपको मूवमेंट के बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में पता ही होगा। तो नॉर्मली जो गढ़वाल रीजन, जो उत्तराखंड के जो गढ़वाल रीजन की जो औरतें थी, तो वो जो है क्या करती हैं कि पेड़ों से चिपक गई थी, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड ट्री को काट रहा था तो उनको काटने नहीं दिया गया। तो नॉर्मली जो इनके लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा को जो है मेन इनिशिएटिव माना जाता है कि उन्होंने ये इनिशिएट किया था। तो इनसे जो है चिपको मूवमेंट से जो आज जो है बहुत सारे ट्रीज को बचाया जा चुका है। और दूसरा होता है जो केरला में जो सेव साइलेंट वैली जो सोसाइटी है, उन्होंने नॉर्मली बहुत से नंबर्स ऑफ रेयर स्पीसीज को, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को जो साइलेंट वैली जो पाई जाती हैं उनमें उनको बचाया है। तो यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे जो है ह्यूमन को अवेयर करके, इंसानों को अवेयर करके जो है आप बहुत से जो प्लांट्स को या एनिमल्स को जो है बचा सकते हो। और आपको पता भी है कि जो भी ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो देवता मानते हैं, पूजते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, और वो जो है बचाते हैं। तो इसीलिए जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है प्रमोट किया जाता है कि आप जो है एनिमल्स को बचाओ, प्लांट्स को बचाओ। इसके बारे में हम आगे जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो अब आपका आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जो भी वाइल्ड लाइफ जो पाई जाती है, जो भी आपके एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं जो नेचुरल हैबिटेट्स में होते हैं, उनको जो है कैसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के क्या कॉजेज होते हैं। तो आपको पता ही है हैबिटेट लॉस हो जाता है। जब हम आप क्या करते हो, उनके जंगल वगैरह को काटते हो, उनके हैबिटेट को आप क्या करते हो एक तरीके से दूसरी चीज़ों में बदल देते हो, तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट जब हंटिंग करते हो किसी भी, मतलब कि आप जो है एनिमल्स को फूड के लिए, स्किन के लिए, फर के लिए आप क्या करते हो, उनको मारते जाते हो, शिकार करते हो, तो वो घटते जाते हैं। इसके साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो है जो भी सेंसिटिव वाइल्ड स्पीसीज होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, तो थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होती हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज का कहने का मतलब वैसे स्पीसीज किससे होता है जो कि आने वाले सालों में अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे, जिन पे ज़्यादा खतरा होता है कि वो विलुप्त हो जाएंगी, और नॉर्मली उनका जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो थ्रेटेंड स्पीसीज को है नॉर्मली जो है IUCN जो है एक आपका यूनियन होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो मेनली जो ये जो आपका यूनियन है वो क्या करता है कि थ्रेटेंड स्पीसीज को जो है वो 3 कैटेगरीज में बांटता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज कहने का मतलब होता है कि वैसे स्पीसीज जो नॉर्मली नंबर में कम है और अगर उनको ध्यान नहीं दिया गया तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, जैसे कि इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लायन टेल मकाओ। तो ये सारे जो है आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि वो विलुप्त हो जाएंगे। वल्नरेबल स्पीसीज वैसे स्पीसीज को कहा जाता है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज से थोड़े से कम खतरा होता है उनका, लेकिन अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो जो है वो भी इंडेंजर्ड हो सकती हैं। तो अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये इंडेंजर्ड के केसेस में क्या हो जाएंगे, उनके कैटेगरीज में आ जाएंगे, जैसे चिंकारा डियर, ब्लैक बक और गोल्डन लंगूर, ये सब जो इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेयर स्पीसीज। ये इनसे थोड़ा सा कम होता है इन पे खतरा, लेकिन अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो है आपके रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज क्या हो सकती है, बन सकती है। तो नॉर्मली ऐसे स्पीसीज जो है आपके स्मॉल नंबर्स में पाए जाते हैं और कुछ सर्टेन जोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं आपके। तो जैसे गोल्डन के कैट हो गया, मॉन्क हो गया, इसके बाद वाइल्ड बफेलो हो गया, एशियाटिक वाइल्ड एस जो है, ये सारे जो है कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं रेयर स्पीसीज। तो रेड डाटा बुक क्या होती है। अब देखो पहले जो है इतने ज़्यादा स्पीसीज लुप्त इसलिए भी हो गई क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कौन से स्पीसीज जो है लुप्त हो रहे हैं, किसको किस पे ध्यान देना चाहिए। ये आपको इतना सा समझ में तो होगा ही ना कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हमें बचाना है तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कौन से स्पीसीज पे खतरा है।
तो रेड डाटा बुक जो होता है नॉर्मली, जो IUCN जो है, जो स्विट्जरलैंड में है मेनली, अब जो है उनको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है, क्योंकि वो ओवल जो है वर्ल्ड के रेयर स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज का डाटा रखती है। तो एक रेड डाटा बुक होता है जो कि सारे एनिमल्स का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है कि कितने नंबर्स हैं अभी प्रेजेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड, उन पे वो उनका जो है कितना नंबर जो है हर साल घटता जा रहा है। तो वो सारा रिकॉर्ड जो है आपके रेड डाटा बुक में होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बारे में आप आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि बच्चे कंजर्वेशन जो है एक ऐसा चैप्टर है जो हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। आप चाहे आगे जाके फिजिक्स परस्यू करोगे, आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, आपको जो है इन्वायरमेंटल साइंस एक सेमेस्टर जो है आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि एनिमल्स को वो प्रिजर्व करे। सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट को नहीं, हर इंसान को ये ज़रूरत है कि उनको पता होना चाहिए। तो अब इन चीज़ों को अभी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो रेड डाटा बुक क्या होता है कि सारे एनिमल्स का खाता एक तरीके से रखता है कि कौन से एनिमल जो है एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, कौन से एनिमल पे ज़्यादा खतरा है। तो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं कि हमें कंजर्व करना है। तो सबसे पहले आप प्रोटेक्टेड एरियाज बना लीजिए कि उस एरियाज में जो है कोई हंटिंग नहीं कर सकता, उस एरिया में कोई जो है ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं कर सकता, एनिमल्स को मार नहीं सकता, वहाँ से पेड़ पौधे नहीं काट सकता। इस तरीके की आप प्रोटेक्टेड एरिया बना लीजिए जहाँ पे आपके जो है नेचुरल हैबिटेट मिल सके, जानवरों को बचे रहे वो। या आप स्ट्रिक्ट लॉज बना दीजिए, जैसे कानून बना दीजिए जहाँ पे आपके जंगलों को काटना या एनिमल्स को मारना जो है निषेध है। और इसके साथ साथ आप कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम कीजिए कि जैसे कि कुछ एनिमल जो है मैंने कहा ना कि पॉल्यूशन को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे हैबिट बनाइए, ब्रीडिंग कीजिए कि वो सर्वाइव कर पाए और अच्छे से रह पाए। और इसके साथ साथ जो है नॉर्मली आपको पता है कि जो भी टाइगर्स वगैरह के नंबर घटते जा रहे थे, तो अब उनकी जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई जाती है, उनको जान के ब्रीड करवाया जाता है ताकि जो है वो ज़्यादा नंबर्स ऑफ जो है बच्चे पैदा करें और वो जो है उनका नंबर जो है बढ़ता जाए। तो ये सारी इन चीज़ें की जाती है। तो अब जो है हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। तो नॉर्मली फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी जो सरकार है उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 में, जिसमें प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो अभी हमने पढ़ा IUCN के अनुसार जो होता है प्रोटेक्टेड एरियाज, वैसे एरियाज को कहा जाता है जो नॉर्मली आपके प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड होते हैं। नॉर्मली आपके जो भी नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर 3 आपके आते हैं, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। तो तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है। तो नेशनल पार्क जो होता है वो आपके रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रिजर्व एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे आपका नॉर्मली जो भी हंटिंग या जो भी आपके कल्टीवेशन, खेती वगैरह यहाँ पे, या आप वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह काट के नहीं ला सकते, वो एक तरीके से बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, एरियाज होता है। और उनको हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। तो नॉर्मली आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला इंडिया का कहा जाता है कि नेशनल पार्क था आपका। वहाँ पे जो है आपके टाइगर को प्रिजर्व किया जाता है। तो ऐसे आपके बहुत से आपके नेशनल पार्क हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, तो आपके जो बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे मेनली आपके वहाँ के हैबिटेट को, वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट को, आपके फ्लोरा, प्लांट्स को, एनिमल्स को एक साथ प्रिजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से थोड़े से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो मेनली किसी एक खास एनिमल के लिए किया जाता है। उनमें जो है नॉर्मल प्लांट्स वगैरह का ध्यान नहीं दिया जाता, वो मेनली आपके एनिमल्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं, रिजर्व होते हैं वो। और यहाँ पे जो है किलिंग, हंटिंग, नॉर्मली पोचिंग भी एक टर्म जाता है शिकार का, तो पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। यहाँ पे जो है आप नॉर्मली कुछ हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ियाँ वगैरह जो है काट सकते हो, या कुछ भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो है जैसे कि उनके पत्ते वगैरह जो बीड़ी वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, या वहाँ से फल वगैरह, ये सब जो है आप क्या कर सकते हो वहाँ से ले सकते हो, वो ज़्यादा प्रोहिबिटेड नहीं होता। लेकिन आप एनिमल्स को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आप प्लांट प्रोडक्ट जो है आप ले सकते हो। इसके साथ जो नीलगिरी एक चीज़ नॉर्मली जो पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप ये पढ़ लेंगे। तो एनिमल्स जो होते हैं वो आपके जू में भी प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन जू और आपके नेशनल पार्क या जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें डिफरेंस ये होता है ना कि जू में आपके एग्जीबिशन के लिए लगाया जाता है, वहाँ पे आप एनिमल्स जो घूमते, जो भी
ह्यूमन वगैरह वो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपको जो एनिमल्स को जो एक खास ड्यूरेशन पे आपको खाना दिया जाएगा, उसी को खाएंगे। लेकिन नेचुरल जो आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया या नेशनल पार्क हो गया, वो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का। वहाँ पे एनिमल खुद हंट करता है और खाता है, तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है एनिमल्स के लिए। इसके साथ साथ बायोस्फीयर ये गलत, यहाँ पे आप रिजर्व लिख लीजिएगा, रिजर्व। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है नॉर्मली क्या होता है कि मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे जो है आपके सिर्फ प्रोटेक्शन के साथ साथ वहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उनको भी सपोर्ट किया जाता है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो भगवान मानती हैं, उनको जो है इसमें जो है उनको भी एक तरीके से उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नॉर्मली आप जानते हो कि जैसे कि अगर नेशनल पार्क होता है, जैसे कुछ जानवर, जैसे कि आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, आदिवासी, वो जानवर आपके जानवर से, जो जंगली जानवर होते हैं या जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप नेशनल पार्क बना दो सारे एरियाज़ को, तो ट्राइबल कहाँ रहेंगे? तो वाइल्ड उनके लिए जो है टर्म दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि आपके जो लोग होते हैं वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं रिजर्व के, ठीक है। तो इनमें जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व का जो मेनली किया जाता है वो आपके डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके इकोलॉजिकल बैलेंस बना कैसे रहता है, आपके एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जो बैलेंस बना रहता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके साथ साथ जो भी एक पर्टिकुलर एरिया का कल्चर है, जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ ट्राइबल को ये परमिट किया जाता है कि वो एरिया में जो है रह सके, को एग्जिस्ट कर सके, उन एनिमल्स के साथ, उन प्लांट्स के साथ एक साथ रहे, एक दूसरे का फ़ायदा करे। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो नॉर्मली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट रिजर्व था जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है आपके केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये इतने नॉर्मली बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनमें फैला हुआ है। इसके साथ साथ सुंदरबन, काजीरंगा, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, सिमलीपाल, ये कुछ दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इंडिया के। तो नॉर्मली बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया होता है और इसके अंदर जो है आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क जो आता है जिसका वो सतपुरा नेशनल पार्क कहते हैं, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती हैं, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी तरीके से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनके अंदर 2 नेशनल पार्क आते हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो कहने का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है, जहाँ पे आपके एनिमल्स के प्लांट्स जो है सर्वाइव करते हैं। उसके साथ साथ जो आपके ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन भी रहता है, ठीक है। तो वो जहाँ पे वो खेती वगैरह अपने जो भी वो जंगल से पेड़ पौधे काट सकता है, वहाँ के प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकता है। तो एक आपका प्रोजेक्ट टाइगर करके जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था मेनली इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में। ये डेट आप याद रखिएगा, एक्चुअली ईयर जो है मेन होता है कि कब जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो नॉर्मली ये इसलिए लॉन्च किया गया था ना कि नॉर्मली जो है 1948 में जो है आपका टाइगर का पॉपुलेशन जो है 20,000 था और 1989 में आते आते जो है वो 4,000 हो गए और उसके बाद जो है वो 1,233 हो गया 2000 के आते आते। तो ये चीज़ देखा गया कि धीरे धीरे जो आपके जो है लायन जो भी है टाइगर एक्चुअली उनका जो है पॉपुलेशन जो है घटता जा रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया और नॉर्मली जो है अभी के समय में टोटल आपके 50 टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में हैं, जहाँ पे आपके टाइगर को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो गिर लायन प्रोजेक्ट जो है मेनली जो है वहाँ पे आपके जो लायंस को जो है एस्थेटिक लायंस जो होते हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो भी ये आपका ये सर्वे एक किया गया है 2019 के उसके अकॉर्डिंग कि नॉर्मली आपके 2,967 टाइगर्स जो है आपके इंडिया में अभी रह गए। तो अगर आप 2000 से देखो तो 1,233 से कुछ तो आपका नंबर जो है टाइगर्स का क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये जो है कुछ अभी तक प्रोटेक्टेड एरियाज पड़े थे। अब जो है नॉर्मली माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है कि नॉर्मली सीजनल मूवमेंट होता है एनिमल्स के। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी एरियाज में आपके एनिमल्स रहते हैं
और वो उस वहाँ के टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाते अगर वहाँ पे ठंड हो गई, तो वो जो है गर्म वाले एरियाज़ में क्या करते हैं, ट्रैवल करके आते हैं। तो यही जो सीजनल मूवमेंट होता है एनिमल का फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, जिनको सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं वो आपके विंटर के दौरान या ब्रीडिंग के दौरान जो है आपके क्या करते हैं, प्रजनन के लिए वो क्या करते हैं कि माइग्रेशन करते हैं। तो नॉर्मली जो माइग्रेशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो वेल, फिश, बटरफ्लाई, टर्टल, बर्ड्स, ये सब होते हैं। तो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन जो करता है वो आर्कटिक टर्न करता है। वो नॉर्मली नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो है वो जो है आपका माइग्रेट करता है। और जैसे कि अगर मान लिया जाए कि नॉर्थ पोल में अगर आपकी ठंड पड़ती है तो वो साउथ पोल की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड जो है वो नॉर्मली आपके माइग्रेटरी रूट्स को फॉलो करती है, ठीक है। वो एक रूट, उनको जो है एक रूट पता होता है, उन्हीं रूट के थ्रू अब जाती है। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो आप फॉरेस्ट वगैरह काट रहे हो, तो इससे क्या होता है कि उनका जो रूट जो है वो डेविएट हो जाते हैं, वो अपने रूट्स को जो है भूल जाती है, जिनकी वजह से वो जो है अच्छे से मतलब वो माइग्रेशन जो है उनका सही नहीं होता, अपने टारगेट प्लेस पे जो है वो पहुंच नहीं पाती। तो इस वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स का भी जो है लॉस्ट होता जा रहा है। अब एक तरीके से समझिए कि आपके जो भी एनिमल्स हैं जो दूसरी जगह से आपके हैबिटेट में रहने आ रहे हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग करने का, आप उसने वो अपने वो हैबिटेट ही लॉस्ट कर दिया, तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी एक तरीके से लॉस्ट हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो क्यों माइग्रेट करती हैं, तो नॉर्मली वो जो वही है कि आपके इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट करने का मतलब कि जैसे आपने पढ़ा आर्कटिक जो टर्न के बारे में पढ़ा, तो जो नॉर्थ पोल जो होता है वो ठंड के समय में क्या होता है कि हॉस्पिटैलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, जो भी हॉस्पिटैलिटी होता है उनको प्रोवाइड नहीं कर पाता, उनको जो है रहने के लायक नहीं रहता वो सराउंडिंग, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। इसके साथ साथ जो है दूसरे जो है आपके जो माइग्रेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपको दूसरे जो एरियाज़ में उनको फूड वगैरह जो है उनको मिल सके, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दिया गया कि जैसे कि विंटर में अगर आपके मान लिया जाए कि फूड सोर्स लिमिटेड हो गए, तो जो है वो बर्ड जो है साउथर्न पार्ट्स में चले जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा फूड्स होंगे। इसके साथ साथ जो है वो अपने अंडे वहीं पे देती हैं जहाँ पे आपकी ज़्यादा एक तरीके से हॉस्पिटेबल कंडीशंस होंगे या प्लेसेस होंगी जहाँ पे वो अच्छा सा कंडीशन होगा, उनके बच्चों के लिए अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे। तो आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन जो है ये आपके कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये रीजन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो रहा है और उसके साथ हमें क्यों ये बचा के रखना चाहिए और कैसे बचा सकते हैं। तो आई होप कि इसके साथ जो है आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप जो है इस पर ध्यान दोगे, इस चैप्टर को समझोगे अच्छे से और इस प्रॉब्लम को समझोगे और डिफॉरेस्टेशन वगैरह को जो है आप ज़्यादा प्रमोट नहीं करके डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है। तो इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।